अच्छा बच्चों, पिछली क्लास में हमने इस सेल के बनाने के बारे में तो देखा। ये वाली बात समझी कि किस तरीके से साल्ट ब्रिज काम करता है, और ये देखा कि किस कंडीशन पे सेल वर्किंग में है, किस कंडीशन पे उसमें रिएक्शन ही नहीं हो रही है, और किस कंडीशन पे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करने लग गया। ठीक है, बात यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। इस क्लास में हम समझेंगे कि उस सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। हमें अगर सेल दिखाना हो तो क्या हमें बार बार वो रिएक्शन लिखनी, बार बार जो है वो डायग्राम बनाना पड़ेगा, या उसका कोई आसान रास्ता भी है। तो अब उस बात को आप समझिए कि आप सेल रिएक्शन को कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे लिखेंगे, और उस सेल को भी हम किस तरीके से दिखाएंगे। तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, आपको बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। मैंने आपको क्या बताया कि एक तरफ ऑक्सीडेशन था, एक तरफ रिडक्शन था, और बीच में मैंने लगाया था साल्ट ब्रिज। यानी कि मैं आसान भाषा में समझूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक तरफ था क्या, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है बात, जिस सेल के कंटेनर की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन थी, याद रहेगी बात। फिर उसके बाद मैंने साल्ट ब्रिज लगाया था जो दोनों को कनेक्ट कर रहा था, और फिर उसके बाद मैंने रिडक्शन हाफ सेल जो था वो इस तरफ बनाया था। ठीक है बात। तो आपको बिल्कुल इसी थीम पे, ये तीन बातें जो लिखी हैं इसी थीम पे उस सेल को एज अ रिएक्शन में बताना है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन मैंने उस सेल में किसका लिया था, कॉपर का लिया था। तो यानी कि मुझे पता है कि कॉपर था, वो क्या था, सॉरी जिंक था। ऑक्सीडेशन जिंक का था और रिडक्शन कॉपर का था, तो यानी कि मेरे पास जिंक था। अच्छा, वो जिंक कन्वर्ट किस में हुआ था, Zn2+ आयन में। तो यानी कि जिंक कन्वर्ट हुआ था Zn2+ आयन में। ठीक है बात। इधर क्या था, मेरे पास Cu2+ था, और वो कन्वर्ट किस में हुआ था, वो कन्वर्ट हुआ था कॉपर में। ठीक है बात, यही थी। और फिर मैंने बीच में एक यू शेप ट्यूब लगाई थी जो कि साल्ट ब्रिज की तरह काम कर रही थी। तो बस इस सेल को एज ए रिएक्शन में जो है शो करने का सेम यही तरीका है। बात समझ में आ गई। बस ध्यान क्या रखना है कि हम साल्ट ब्रिज को दो पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं, शो करते हैं, और ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के जो हाफ सेल हैं उनको एक सिंगल लाइन से शो करते हैं। तो सिंगल लाइन से शो करते हैं मतलब यहाँ सिंगल लाइन खींच दे रहा हूँ मैं कि ये Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और एक सिंगल लाइन में यहाँ खींच दे रहा हूँ कि Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ में आ गई, ये ध्यान रहेगी बात आपको। ठीक है बात। बस इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप जो भी आप सेल ले रहे हैं उस सेल में आप कंसंट्रेशन को और मेंशन करते हैं। बात समझ में आ गई कहानी या नहीं, देखिए किस तरीके से। यानी कि आपको ये और बता देना है कि Zn जो कि Zn2+ में कन्वर्ट हुआ था उसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन रही होगी। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे C1 लिख देता हूँ। बुक में हो सकता है आपको किसी में 0.1 दिखे, किसी में 1 मोलर दिखे, वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग रहेगी। अच्छा, दूसरी बात, फिर मैंने साल्ट ब्रिज लगा दिया, और Cu2+ यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन थी, तो मैं उसको ब्रैकेट में C2 लिख दे रहा हूँ, और फिर हाफ सेल का साइन लगाया, और वो कन्वर्ट हो गया किस में, कॉपर में। बात समझ में आ गई कहानी या नहीं। यानी कि आपको सेल की रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई। ठीक है बात। अच्छा, आपको किसी किसी कंडीशन में Zn में कंसंट्रेशन की, जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है या आगे पढ़ रहे होंगे या थोड़ा सा आगे चल रहे होंगे, उनको यहाँ पर कई बार प्रेशर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो वो एक अलग से क्लास वीडियो इस चीज़ की बना के डालेंगे कि जो हमारे पास ये है, जो इलेक्ट्रोलाइट हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं हाफ सेल, ये गैसियस कंडीशन पे भी काम करते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये वाली बात भी कि लो प्रेशर पे गैसेस जो होती हैं वो एज अ कंडक्टर काम करने लग जाती हैं। तो हम इलेक्ट्रोलाइट जो है गैस के भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस कंडीशन पे अगर हमने वहाँ पे गैस भरी हुई है तो उस कंडीशन पे आपको कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर दिख रहा होगा।
P ATM 1.2 ATM 1 ATM कुछ ना कुछ ऐसा मेंशन करा गया होगा। लेकिन एनसीईआरटी का ध्यान रखें, एनसीईआरटी जो यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनाता है उसका 99% चांस है कि वो आपको इस तरीके से ही रिएक्शन दे के रखेगा। बात समझ में आ गई मेरी या नहीं? अच्छा, दूसरी बात, अब रिएक्शन आप सेल की किस तरीके से लिखेंगे उस चीज को भी समझिए थोड़ा सा, यानी कि आप सेल रिएक्शन किस तरीके से लिखेंगे। ये तो सेल हो गया कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब रिएक्शन के लिए आप देखिए, हमारे पास ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही थी और रिडक्शन की रिएक्शन हो रही थी, और उन दोनों को ऐड करके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था बच्चों? उसमें हमने कन्वर्ट कर दिया था रेडॉक्स रिएक्शन में। यानी कि सेल में तो बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है कंप्लीट, अगर काउंट करें तो हमें उसके लिए कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन ही लिखनी पड़ेगी। तो अगर इसी को मैं देखूं तो इसकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन, या रिएक्शन लिख देता हूँ बेटा मैं रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि Zn कन्वर्ट हुआ था किस में? Zn2 पॉजिटिव में, ठीक है बात, जिसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन थी। कितने इलेक्ट्रॉन, अच्छा रिएक्शन ऐड कर रहे हैं तो बैलेंस करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिख के इसको बैलेंस कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए इधर चार्ज नहीं है, इधर +2 का चार्ज है, तो +2 का 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ते ही वो न्यूट्रल हो गई कहानी, ठीक है। अच्छा, दूसरी कहानी क्या है कि Cu2+ था जो कन्वर्ट हुआ था किस में? कॉपर में। अच्छा, ये कैसे कन्वर्ट हुआ होगा कि इधर से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, तो रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इन दोनों को अगर ऐड करें, ये कौन सी रिएक्शन है? ये है रिडक्शन की रिएक्शन, ठीक है। तो सेल में ये रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन की ये रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन की ये हो रही है, और रेडॉक्स रिएक्शन के लिए हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड हम इस तरीके से करते हैं कि चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, तो उसके लिए हमने इन इलेक्ट्रॉन को शो करा है। ये आपने पूरा रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर था बेटा रिएक्शन बैलेंसिंग पे, तो 11th क्लास में, तब भी हमको इतनी ही जरूरत पड़ेगी, कोई बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ने वाली कि आपसे रिएक्शन बैलेंस कराया या कुछ कराया। अच्छा, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड मामला है, और ये सॉलिड है, ठीक है। तो आप रिएक्शन कैसे लिखेंगे देखें, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट कैसे लिखेंगे कि Zn प्लस का Cu+2 जो कि एक्वस फॉर्म में है, और इधर क्या लिखेंगे? Zn+2 और प्लस का कॉपर। तो यानी कि आपको सेल की रिएक्शन इस तरीके से भी दी जा सकती है, हो सकता है एग्जाम में या कहीं क्वेश्चन में आपको इस तरीके से सेल की रिएक्शन दे के रखें, ठीक है बेटा। तो इस बात का और ध्यान रखना है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है ना। ये भी ध्यान में रखना है कि ये एक्वस है और इधर ये एक्वस है, ठीक है बात। 11th क्लास का एक टॉपिक भी यहाँ पे आएगा इक्विलिब्रियम वाला, जिसमें हम केसी निकालते थे कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसी चैप्टर में हमको कुछ क्वेश्चन में वो पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरीके से रिएक्शन को लिखा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ऐसे रिएक्शन को लिखते हैं। और दूसरी आपको ये एक बात याद होनी चाहिए कि जब भी हम वो केसी निकालते थे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और प्योर सॉलिड को नहीं लेते थे, यानी केसी केपी लिखते टाइम हम इनको नहीं लिखेंगे। 11th का कॉन्सेप्ट है, याद होना चाहिए, क्वेश्चंस में काम आएगा। तो अगर आपको बात समझ में आई है तो आप इसका केसी की वैल्यू कैसे लिखेंगे के इक्विलिब्रियम 11th का थोड़ा सा पढ़ के एक बार इसको लिख के देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है बात। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, मैं उसमें आपको बताऊंगा कैसे लिखते थे। ध्यान रहे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और प्योर सॉलिड को और प्योर लिक्विड को नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 11th की बात है, काम आएगी। तो ये सॉलिड है, इसको नहीं लिखना, ये सॉलिड है, इसको नहीं लिखना, तो बचा क्या कि कॉपर की कंसंट्रेशन अपॉन Cu+2 की कंसंट्रेशन, क्योंकि सॉलिड सॉलिड को तो नहीं लिखेंगे, तो केसी क्या लिखेंगे बच्चों? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कि Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और अपॉन
Cu+2 की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये प्रोडक्ट है और ये क्या है बच्चों, ये है रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बिल्कुल ध्यान से इस बात को आप याद रखिएगा कि कई सारे न्यूमेरिकल्स में आपको काम में आएगी कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहली बात, सेल की रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को, दूसरी बात, और अगर उसमें के सी या के इक्विलिब्रियम, जो 11th का टॉपिक था इक्विलिब्रियम के चैप्टर का, वो कैसे लिखना हो, तो प्रोडक्ट की रेडॉक्स रिएक्शन जो बनेगी उसका प्रोडक्ट अपॉन उसका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्योर सॉलिड को कंसीडर नहीं करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बहुत जल्दी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम में आने वाली बात है। ठीक है बच्चों, बाय।